हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सपना गोयल और इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री लेसन 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये आपके चैप्टर में से काफ़ी सारे 1 मार्कर्स को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिविल कोड ऑफ 1804 इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर है नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे 1804 में, ये उसके बारे में है। Then second question, when was the custom union or Zollverein formed? Custom union और Zollverein भी कहा गया जिसको, ये बनी थी 1834 में। ये प्रशिया के एफर्ट्स पे बनी थी और इसका मोटिव था कस्टम बैरियर्स या जो ट्रेड पे टैक्सेस होते हैं उनको कम करना एंड नंबर ऑफ करेंसीज को भी रिड्यूस करना। Then next question है, which of the following assertion is not true about liberal nationalists of Europe? पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। Which of the following assertion, मतलब 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 4 डिक्लेरेशंस दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है लिबरल नेशनलिस्ट्स ऑफ यूरोप के बारे में? यानी लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे? यूरोप के वो लोग जो लिबरलिज्म को फेवर करते थे। लिबरलिज्म यानी फ्रीडम, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में उनकी सोच थोड़ी अलग थी। तो इनमें से कौन सा पॉइंट गलत होगा? दिस स्टूड, पहला पॉइंट है, दिस स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये बिल्कुल सही है, उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की। देन दे एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये भी सही है। वो लोग सोचते थे गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, यानी लोगों की मर्जी से सरकार चुनी जानी चाहिए। फिर थर्ड है, दे सपोर्टेड द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स टू ऑल एडल्ट्स, उन्होंने इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। और उस वक्त यूरोप में ज़्यादातर जगहों पे सिर्फ आदमियों को ही वोट देना अलाउड था। और वो भी हर आदमी को नहीं, एक एज तो फिक्स होती है, प्लस उसके बाद जो लोग टैक्स देते थे या जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है उन्हीं लोगों को वोट देना अलाउड था। और चौथा है, दे स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, तो ये भी गलत है। वो लोग इसके फेवर में थे, गलत नहीं है, सॉरी, सही है, ये वो लोग उसके फेवर में ही थे। पॉइंट 3 जो है, दे सपोर्टेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये आपका आंसर होगा। और ये जो आगे वाली लाइन लिखी हुई है ये बेसिकली सही है, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया था, तो ये ऑप्शन सी में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आ गई है, आपके एग्जाम में भी कुछ ऐसा आता है तो भी यही एक ऑप्शन है जिसमें एक गलती नज़र आ रही है, हम उसी को ही मार्क करेंगे। Then answer 4. Which one of the following is not true regarding romanticism and nationalist feelings in Europe? तो ये रोमांटिसिज्म क्या है? बेसिकली ये देश के लिए प्रेम को रोमांटिसिज्म कहा गया है। जब पोएट्स जो होते थे वो पोइट्री लिखते थे या सिंगर्स गाने बनाते थे तो वो देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते थे। तो इनमें से कौन सी बात इससे रिलेटेड सही नहीं है? It was a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि ये था एक कल्चरल मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने कल्चर जैसे डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए। The romantic artists and poets generally did not criticize the glorification of science and reason. ये पॉइंट हमारा आंसर होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स थे, उन्होंने साइंस और रीज़न को क्रिटिसाइज़ किया। बेसिकली वो दिल से निकली हुई आवाज़ की बात करते थे, वो लॉजिक की बात नहीं करते थे। ये पॉइंट हमारा आंसर होगा। बाकी दोनों पॉइंट्स भी सही हैं, उन्होंने इमोशंस पे, मिस्टिक फीलिंग्स पे स्ट्रेस दिया और वो एक कलेक्टिव हेरिटेज, दे वांटेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज, यानी लोगों में वो ये भावना को जगाना चाहते थे कि सब लोगों का एक कॉमन कल्चरल पास्ट है। The next question, when and why Mazzini was sent into exile? He was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. Mazzini, Giuseppe Mazzini ये फुल नेम है उनका, और ये इटली की यूनिफिकेशन करने के लिए उन्होंने कुछ एफर्ट्स लिए थे, बट वो एफर्ट्स अनसक्सेसफुल रहे थे। फिर से जोलवेरियन पे क्वेश्चन है, इट वाज स्टार्टेड इन 1834 इन प्रशिया, इट रेफर्स टू अ ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, फार्मर्स यूनियन और कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन इज द answer. Habsburg Empire ruled over the area of Austria and Hungary.
So this is the answer. Then eighth question, name the battle which Napoleon lost in 1813. So it was the Battle of Leipzig. ये क्वेश्चन बुक में दी गई एक पिक्चर में से लिया गया है. Which one of the following was the effect of Act of Union of 1707 between England and Scotland? सो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, इसके बाद से इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. इंग्लैंड स्कॉटलैंड के ऊपर अपनी हुकूमत चला सकता था. बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि जो बी पॉइंट है, स्कॉटलैंड वाज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस, नहीं, इंग्लैंड ज़्यादा पावरफुल था. स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर अलाउड टू स्पीक देयर लैंग्वेज, बिल्कुल गलत, उनकी लैंग्वेज गेलिक थी और उनको वो बोलने नहीं दी गई थी. और डी पॉइंट, उनको अपनी नेशनल ड्रेस भी पहनने की कोई इजाज़त नहीं थी. इन फ्रांस हुज इमेज वॉज मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प्स ड्यूरिंग 1850s. सो दैट वॉज द इमेज ऑफ मरियन, जो कि फ्रांस की एलिगरी थी, फीमेल एलिगरी. ओके. और which amongst the following were the inhabitants of Balkan region? So Balkan region के inhabitants को बोला गया Slavs. Then 12th, which amongst the following is the national anthem of New Britain? जब Great Britain बन गया तो उसका national anthem था God Save Our Noble King, या फिर God Save Our Noble Queen. तो अगर Queen रूल करेगी तो anthem का नाम हो जाएगा God Save Our Noble Queen. Then 13th question, which one of the following countries was known as the cradle of civilization? Cradle of European civilization. Cradle क्या होता है? बच्चे का पालना. सो कौन सी कंट्री के लिए बोला जाता था कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन है वहाँ से शुरू हुई, इसलिए उसके लिए बोला जाता था क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. तो आंसर है ग्रीस. Then which amongst the following was proclaimed the first king of United Italy? So the answer is Victor Emmanuel II. Then 15th, to which ideology was the idea of national unity in early 19th century Europe related? So it was the idea of liberalism. Which class amongst the following Germans tried to bring about nation states governed by an elected parliament? So Germany में किस क्लास ने एक पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की थी, और वो थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. तो वो लोग थे मिडिल क्लास लोग जो थे, उन्होंने वो कोशिश करी थी. How did Holland, Switzerland and Brussels initially become French armies? Initially welcome French armies. So आंसर है as harbingers of liberty. जब नेपोलियन की आर्मीज इन कंट्रीज़ में गई, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसेल्स, और इनिशियली जो चेंजेस थे वो जब लगाए गए वहाँ पे, तो वहाँ पे माना गया कि नेपोलियन तो बहुत अच्छा रूलर है, वो लिबर्टी लाने वाला है. लेकिन धीरे धीरे पता चला उसने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी कर दी, जैसे सेंसरशिप इम्पोज कर दी, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया, और लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्तियाँ भी की गई. Then who was directed as the most dangerous enemy of social order by Metternich? So it was Giuseppe Mazzini. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ड्यूक मेटरनिच जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने जिजेपे मजीनी के बारे में कहा था, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. यानी हमने जो सोसाइटी क्रिएट की है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ये है. What is the name of painting prepared by Frederick Sorrieu in 1848? ये चैप्टर जहाँ से शुरू होता है ना, और उसमें एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे बहुत सारे नेशंस चल रहे हैं, एक यूटोपियन विजन थी वो. तो उस पेंटिंग का नाम क्या था? उसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. ये क्वेश्चन भी कई बार आया है बोर्ड एग्जाम्स में. देन विच अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ोल्वेरियन इन जर्मनी? सो ज़ोल्वेरियन ने दो चीज़ें करी. अबॉलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर्स, ये ठीक है. क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, इसकी भी बात की गई. इवन द रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, वो भी एक ऑप्शन होगा, वो भी सही होगा. और ये चीज़ उन्होंने नहीं की, क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम टू वीकन द नेशनलिस्ट फीलिंग्स, बल्कि ये ज़ोल्वेरियन आया ही इसलिए था कि इकोनॉमी को थोड़ा ओपन किया जा सके. चूज द नेम ऑफ रीजन्स हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स. ये क्वेश्चन ऊपर भी था थोड़ा दूसरी तरीके से. सो जो बाल्कन रीजन के लोग थे उनको बोला जाता था स्लाव्स.
Irish Catholic who revolted against British dominion was Wolfe Tone. आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती मिला लिया गया था नॉर्दर्न आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में, और इसके खिलाफ जिस इंसान ने रिवोल्ट किया वो थे वुल्फ टोन. Which of the following was related to Napoleonic Code? पहला ऑप्शन है did away with all the privileges based on birth. बिल्कुल ठीक है ऑप्शन. It did justice to the feudal lords. ये गलत है क्योंकि उन्होंने feudal privileges हटा दी थी. Then it was the code of 1840. ये भी आंसर नहीं है क्योंकि कोड था 1804 का. गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड. ये भी गलत है क्योंकि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी. तो हमारा आंसर हुआ फर्स्ट. Which of the following statement is incorrect? Napoleon abolished feudal system. बिल्कुल सही है. Napoleon freed the peasants from serfdom. बिल्कुल सही है. In towns, guilds restrictions were not removed. बिल्कुल गलत है. Guilds restrictions were actually removed. And then transport and communication भी improve किया गया था, तो ये भी सही statement है. Then which one of the following statements is true in the context of liberalism? ये question कई तरीके से बहुत सारे options डाल के पूछा जा सकता है. सो आंसर है लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. नहीं, लिबरलिज्म में फ्री मार्केट की बात हुई. पॉलिटिक्स में कई चीज़ों की बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, ऑटोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स की बात नहीं की गई. यूनिवर्सल राइट सफ्रेज भी नहीं दिया गया. रोमांटिसिज्म इन यूरोप वाज अ कल्चरल मूवमेंट. ये क्वेश्चन ऊपर भी हमने डिस्कस किया है. Then 27th, a political philosophy that cherished the importance of tradition. So ये है conservatism. कंजर्वेटिज्म जैसी सोच 1815 के आसपास बढ़ने लगी. सो कंजर्वेटिज्म क्या था? पुरानी चीज़ों पे कंजर्वेटिव सोच रखना. पुरानी चीज़ें कौन सी थी? मोनार्की, फैमिली के जो ट्रेडिशंस थे, और जो एरिस्टोक्रेसी और मोनार्कीज़ को ज़्यादा पावर दी गई थी, सेंसरशिप लगी हुई थी, तो ये कंजर्वेटिव सोच थी. और बहुत सारे जो मोनार्क्स थे वो इस सोच से हटना नहीं चाहते थे क्योंकि फिर उनकी राजगद्दी को खतरा होता. द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल विच रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन वाज साइंड इन द ईयर 1832. बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रीस के ऊपर जल्दी से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये 1 मार्कर ज़रूर आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि ग्रीस से रिलेटेड है और 1832 में साइन हुई थी. नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द ईयर 1815. जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था 1813 का, उन्होंने वहाँ पे एक बैटल लूज़ की थी लाइप्जिग में, लेकिन फाइनली नेपोलियन जो डिफीट हुए थे, हार गए थे, लड़ाइयाँ बंद कर दी थी, वो था 1815 में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ कंजर्वेटिज्म. अभी कंजर्वेटिज्म का मतलब मैंने ऊपर एक बताया था क्वेश्चन में. सो कंजर्वेटिज्म ट्रेडिशनल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहता था, तो ये भी सही है. एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ये भी सही है. मतलब वो चाहता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो. मॉडर्न आर्मी पे भी एम्फोसाइज करता था, लेकिन वो डेमोक्रेसी की बात कभी भी नहीं करता था क्योंकि कंजर्वेटिव्स हमेशा मोनार्की को ही फेवर करते आए थे. सो ऑप्शन डी है आंसर. ओके. What was the treaty of why was the treaty of Vienna drawn up in 1815? सो आंसर है टू रीस्टोर मोनार्की. जब 1815 में नेपोलियन हार गया तो कई सारे जो दूसरे एम्पायर्स थे उन्होंने मिलजुल के फ्रांस की बाउंड्रीज़ को दोबारा सेट किया, और कई सारी यूरोप में कुछ कंट्रीज़ को एक्स्ट्रा पोर्शंस मिले, कुछ के पोर्शंस कम हो गए रूल करने के लिए. और सो मेन था कि मोनार्कीज़ को दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए, कहीं पे भी डेमोक्रेसी रिपब्लिक ना रह जाए. और चैप्टर में 2 ही ट्रीटीज़ का नाम आता है. एक है ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में थी, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में थी. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिगरी represented नेशन इन फ्रांस. सो इस पे भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं. मरियन. भारत माता जो थी वो भारत की फीमेल एलिगरी थी, इंडिया की. जर्मेनिया तो थी वो जर्मनी की थी, और ब्रिटानिया वो थी ग्रेट ब्रिटेन की. Then who was the chief architect of unification of Germany? So it was the chief minister Otto von Bismarck.
ऑप्शन डी इज द आंसर, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। इटली का चीफ आर्किटेक्ट कौन था? चीफ मिनिस्टर कैवूर। ठीक है, सो ये याद रखने हैं, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इटली की यूनिफिकेशन का ईयर, जर्मनी की यूनिफिकेशन का ईयर 60 और 70 है, तो बहुत इजी है। 1860 एंड 1870, जर्मनी का 1870 एंड इटली का 1860। Where did the industrialization first began in Europe? So industrialization first began in England. Or next, what is the main contribution of French Revolution to the world? So right, French Revolution का main contribution क्या था? So let's see. Right to property was recognized. ये main contribution नहीं था. Led to transfer of sovereignty from monarch to a body of citizens. ये मेन कंट्रीब्यूशन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमेशा दूसरी कंट्रीज़ के रेवोल्यूशंस को इंस्पायर किया है, और उन जो मेन आइडियाज़ दिए वो थे लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, और यही बात हुई कि मोनार्क के पास सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज वॉज एन एलिगरी एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी? मतलब लिबर्टी को क्या चीज़ सिम्बलाइज करती थी? सो रेड कैप लिबर्टी का सिंबल थी। सो रेड कैप भी एक एलिगरी है। इट्स नॉट अ फीमेल एलिगरी बट इट्स एन एलिगरी। एलिगरी किसी भी चीज़ के लिए, पर्सन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिससे हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं रेड कैप लिबर्टी को सिंबलाइज करती है, तो कोई रेड कैप लिबर्टी को सिंबलाइज नहीं करती, लेकिन लोगों ने मान लिया। सो हम अदालतों पे देखते हैं, टीवीज़ में, पिक्चर्स में दिखाते हैं एक लेडी है और उनके हाथ में तराजू है, तो उसको हम कहते हैं इंसाफ की देवी। तो क्या एक मूर्ति इंसाफ की देवी है? पर नहीं, लेकिन हमने उसको मान लिया, उस सिंबल से हमने ये चीज़ को रिप्रेजेंट किया, इंसाफ को, तो वो भी एक एलिगरी है। Why was the Kingdom of Netherlands that included Belgium set up in the north? So it was set up to prevent French expansion. नेदरलैंड्स को फ्रांस के एक तरफ सेटअप किया गया ताकि फ्रांस दूसरी तरफ एक्सपैंड ना कर सके। ये 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर हुआ था। When was the Congress of Vienna hosted? So it was hosted in the year 1815. Which one of the following is not true regarding the conservative regime set up in 1815? So ये भी question तकरीबन repeated है with different options. 1815 में कंजर्वेटिव रिजीम का कौन सा फीचर नहीं है इनमें से? दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही है। कंजर्वेटिव्स जो थे वो मोनार्क थे, वो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते थे। सेंसरशिप इम्पोज की, यस उन्होंने की। दे बिलीव्ड इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, ये भी सही है। दे फेवर्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, बिल्कुल गलत। कंजर्वेटिव्स जो थे, मोनार्क थे, वो कभी भी फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करते थे। अगर वो इस चीज़ को सपोर्ट करते तो इसके लिए उनको खुद ही गद्दी छोड़नी पड़ती। ये वेनिस लिखा है बट ये वियना है। द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड इन 1815। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ब्रॉट द कंजर्वेटिव रिजीम बैक टू पावर, बिल्कुल सही। इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी इन ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, बिल्कुल गलत। डिस्ट्रॉयड द कंजर्वेटिव पावर्स ऑफ यूरोप, बिल्कुल गलत। सेट अप अ न्यू पार्लियामेंट इन ऑस्ट्रिया, बिल्कुल गलत। सो आंसर है ए, ब्रॉट द कंजर्वेटिव रिजीम बैक टू पावर। यूरोप में कंजर्वेटिव्स की पावर्स बढ़ गई 1815 की ट्रीटी के बाद। Then who amongst the following was made the constitutional monarch by liberal revolutionaries in 1813 France? तो फ्रांस में 1815 में जब नेपोलियन चला गया और मोनार्की फिर से आ गई, उसके बाद 1830 में भी एक रेवोल्यूशन हुआ था, और उस वक्त जो प्रिंस बनाए गए, राजा बनाए गए, वो थे लुई फिलिप। 1845 में फिर से रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था, और उस वक्त लुई फिलिप को भागना पड़ा था। देन हु वाज द होस्ट ऑफ वियना कांग्रेस, जो 1815 में हुई थी? सो इट वाज ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट दो चीज़ें जो ऊपर मैंने गलत बोल दी थी। इटालियन यूनिफिकेशन हुई 1861 में,
एंड जर्मन यूनिफिकेशन हुई 1871 में। मैंने बोला था इटालियन यूनिफिकेशन 1860 में और जर्मन 1870, सो नो इट इज़ 1861 एंड 71। एंड इटालियन यूनिफिकेशन के बाद किंग कौन बने? विक्टर इमानुअल टू। जर्मन यूनिफिकेशन के बाद किंग कौन बने? केसर विलियम वन। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सभी यूनिफिकेशंस के ईयर्स आपको याद रखने हैं। अगर उनमें कोई किंग का प्रोक्लेमेशन है तो वो भी आपको याद रखना है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।